Hello everyone, you're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर अगेन। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने कि अफ्रीका में फंसे हुए लाचार लोगों को ग़ुलामी के दलदल से बाहर निकाला था। उस दलदल में वो एक लंबे अरसे से फंसे हुए थे। हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन हीरो, द ब्लैक हीरो। इस चैप्टर में चैप्टर सेकंड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आज़ादी की एक लंबी सैर। इसमें उनकी बायोग्राफी से कुछ एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं और बेसिकली ये हमें समझाने के लिए हैं कि किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री को बिहेव करना चाहिए और ह्यूमैनिटी का असली मयार क्या है और किस तरीके से दुनिया चलनी चाहिए। तो चलें शुरुआत करते हैं नेल्सन मंडेला के एक्सट्रैक्ट से। तो लिखा हुआ है 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की बात है, 10 मई की सुबह जो कि ब्राइट और क्लियर थी। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। यानी कुछ दिनों से वे घिरे हुए थे उन लोगों से जो डिग्नेटरीज थे और जो वर्ल्ड क्लास के लीडर्स थे। डिग्नेटरीज मतलब क्या हुआ, माननीय या मतलब सम्माननीय व्यक्तियों से और वर्ल्ड क्लास लीडर्स से घिरे हुए थे जो कि उन्हें इज्जत देने आते थे इनोग्रेशन से पहले। अब यहाँ पे इनोग्रेशन जो वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब होगा नई शुरुआत, ठीक है। तो ज़ाहिरी तौर पे इन्होंने इलेक्शन जीत लिए थे। अब इलेक्शन के बाद जो है इन्हें अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी। अब ऐसे में जब अपनी ये गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं तो दुनिया भर विदेशों से जो है इनके लिए खुशामदीद और वगैरह वगैरह पहुंचती थी, तो लीडर्स वगैरह भी वहाँ पहुंचते थे। फिर यहाँ कहते हैं कि द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। यानी जो इनॉग्रेशन होने वाली थी वो इतनी बेहतर होगी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा लीडर उसी में गैदर होंगे, सबसे बड़ी गैदरिंग बनेगी। और वो गैदरिंग कहाँ पर होने वाली है, साउथ अफ्रीकन सॉइल, यानी कि साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया। जो सेरेमनी होनी थी वो सेरेमनी कहाँ पर होनी थी, एक एम्फीथिएटर में जो कि सैंडस्टोन का बना हुआ था। एम्फीथिएटर मतलब स्टेडियम, लाइक जैसे क्रिकेट का स्टेडियम होता है वैसे स्टेडियम जिसकी ऊपर से छत नहीं होती है और वो राउंड टाइप का रहता है। यहाँ पर उसकी देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है साइड में, एम्फीथिएटर, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। जैसे कि एंशिएंट ग्रीस एंड रोम अपने स्टेडियम बनाते थे, ठीक उन्हीं की तरह। तो ऐसा एक एम्फीथिएटर था जिसको डिज़ाइन किया था या जिस पर ये होना था वो बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया ने इसको बनाया था जहाँ पर ये सेरेमनी होनी थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। कई दशकों से, डिकेड्स का मतलब दशक, कई दशकों से ये जो सीट थी यानी जो बिल्डिंग में जहाँ पर इनका संसद भवन रहा होगा वो वाइट सुपरमेसी के अधीन थी। वाइट सुपरमेसी मतलब गोरों के राज से। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब जो एक समय सिर्फ एक रंग वालों की थी आज रेनबो की हर रंग से भरी हुई थी। ये लिखा हुआ देखिए, साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन। जो वहाँ पर आज रेनबो में उपस्थित हर रंग के लोग वहाँ पर मौजूद थे एक नई गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन को देखने के लिए, और ऐसी गवर्नमेंट जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट है,
नॉन रेशियल मतलब जो रेशियल मतलब असल में होता है नस्ल भेद, नस्लीय, तो जो किसी एक खास क्रीड को बता दे ना उसे हम रेशियल बोलते हैं। काले गोरे का जो भेद होता है या हम नस्लवाद जो करते हैं तो ये उसको नहीं करेगी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट होगी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनानी। वो कह रहे हैं कि उस दिन, उस शानदार पतझड़ वाले दिन मुझे मेरा साथ दे रही थी मेरी लड़की ज़ेनानी। ऑन द पोडियम, और पोडियम पे, पोडियम वो देखा होगा आपने जो अक्सर नेता लोग जिसके ऊपर माइक रख के बोलते हैं ना उसे पोडियम बोलते हैं। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वोर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। जो मिस्टर डी क्लर्क थे उन्होंने कसम ली, शपथ ली, किस पद के लिए? सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए, यानी द्वितीय उपराष्ट्रपति पद के लिए। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। और जो थाबो एम्बेकी थे उन्होंने शपथ ली फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी पहले उपराष्ट्रपति के लिए। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution। जब मेरी बारी आई, I pledged, मैंने शपथ ली टू ओबे, क्या करने के लिए? ओबे करने के लिए। ओबे ज़ाहिर बात है, हम ओबे का मतलब रहते हैं किसी की आज्ञा का पालन करना। टू ओबे, ओबे करने के लिए, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़े रखने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। वो कह रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, खुद को समर्पित करने के लिए, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक। किन के लिए समर्पित करना चाहते हैं वो अपने आप को? रिपब्लिक यानी गणराज्य के लिए, एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जितने भी लोग आए हैं, जितने भी गेस्ट यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो पूरी दुनिया मुझे देख रही है। I said, मैंने कहा, today all of us do, आज हम सब करते हैं, by our presence here, आज हमारी प्रेजेंस से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कहने का मतलब ये, confer glory, एक ऐसी ग्लोरी को, उस ग्लोरी का गवाह बनने के लिए या सुनने के लिए, and hope to newborn liberty, और उसको उस न्यू बॉर्न लिबर्टी, यहाँ पर एक वर्ड है न्यू बॉर्न यानी नवजात, और लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आज़ादी। ठीक है, तो देखें, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और उसको होप देने के लिए, न्यू बॉर्न लिबर्टी को होप देने के लिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, किस में से? जबकि हमने क्या एक्सपीरियंस किया है? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी हमने मानव की सबसे बुरी बर्बादी देखी। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे अरसे तक चली। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, और उसने किसको जन्म दिया फिर? बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक ऐसी सोसाइटी को जन्म दिया जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जिन्हें कि पृथक कर दिया गया था या गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, नॉट सो लॉन्ग, बहुत समय पहले नहीं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज उन्हीं को यानी हमको, जिनको कि क्या कर दिया गया था? आउटलॉ कर दिया गया था। आउटलॉ मैंने आपको बताया था कि ऐसी किसी व्यक्ति को ही किसी कारण से बहिष्कृत कर देना, उसे हम बोलते हैं आउटलॉज। जब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपनी जाति की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ही, देखो, वी हु वो आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग, वो जो कि आउटलॉज थे ज़्यादा समय पहले नहीं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज हमें दिया जा रहा है एक प्रिविलेज, बहुत खास प्रिविलेज। अच्छा, प्रिविलेज मतलब पूर्वाधिकार होते हैं, ठीक है। टू बी होस्ट
होस्ट करने के लिए टू द नेशन बहुत सारे नेशंस को होस्ट करने के लिए ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर के, ऑन आवर ऑन सॉइल, आज हमारी ही इस माटी पर हम आज पूरी दुनिया को होस्ट कर रहे हैं. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री. मतलब हम उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उन सभी विशिष्ट, डिस्टिंग्विश्ड मतलब विशिष्ट इंटरनेशनल गेस्ट, विदेशी मेहमानों को, विशिष्ट विदेशी मेहमानों को, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, यानी जो यहाँ पर आने के लिए उनके, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस. और ये हम सबकी क्या है? कॉमन विक्ट्री है, जस्टिस को लेकर के, न्याय को लेकर के, फॉर पीस, किसके लिए? शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए. वी हैव at last achieved our political emancipation. आखिरकार we have मतलब हमने कर ही लिया, at last आखिरकार क्या कर लिया? achieved our political emancipation. ये देखो emancipation की यहाँ पे definition दी हुई है, freedom from restriction, किसी भी एक तरह के restriction से freedom लेना. उन पे पाबंदियां थी ना, बहुत ज़्यादा पाबंदियां थी उन लोगों पे, तो पॉलिटिकल उन पे पाबंदियां थी, तो उससे उन्होंने आज़ादी ले ली है. वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट, हम शपथ लेते हैं अपने आप को लिबरेट करने के लिए, ऑल अवर पीपल, और अपने सारे लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बाउंडेज ऑफ पॉवर्टी. और किससे हम अपने लोगों को आज़ादी दिलाएंगे? अब किससे लोगों को आज़ादी दिलाएंगे? पॉवर्टी से. लिबरेट मतलब ही होता है आज़ादी. All our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. यानी कि जितने भी तरह की सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जैसे जेंडर को लेके होता है या पीड़ा को लेकर के होता है. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है असल में भेदभाव. जब भी सोसाइटी में जितने भी प्रकार के भेदभाव है, अमीरी गरीबी का भेदभाव, कलर का भेदभाव और स्टेटस का भेदभाव, इन सब को हम दूर करेंगे या इन सब से आज़ादी दिलाएंगे. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी नहीं, shall it be that this beautiful land will again experience the operations of one by another. अब ऐसा कभी नहीं होगा कि इस खूबसूरत धरती पे कोई किसी को ऑपरेस करेगा, यानी कि किसी को दबाएगा. अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा. यहाँ सब आज़ादी के साथ रहेंगे. द सन शैल नेवर सेट ऑन ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि सन जो है वो भी कभी इसका जो ह्यूमन अचीवमेंट का जो ग्लोरी है, इसका सन कभी भी अस्त नहीं होने वाला. अब कभी ये सन अस्त नहीं होगा जो होगा है. लेट फ्रीडम रेन, यानी कि चलें और फ्रीडम को राज करने दें. रेन मतलब होता है शासन करना. गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को ब्लेस करे या उसको आशीर्वाद दे, इसका मतलब ये हुआ. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, हमारे पास अगला ये है. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन as a spectacular array of South African jets. थोड़ी ही देर बाद हमने अपनी आंखें उठाई ऊपर की ओर और देखा एक एरे बोलते हैं सेट को ना, मतलब 4-5 चीज़ों का जो कोई ग्रुप बनता है उसे एरे बोलते हैं. एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्या जा रहे थे ऊपर से? साउथ अफ्रीकन जेट्स जा रहे थे. हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, वो गर्जना करते हुए निकले वहाँ से. हेलीकॉप्टर ट्रूप्स वगैरह गर्जना करते हुए निकले परफेक्ट फॉर्मेशन में, बिल्कुल एक बराबर चल रहे थे वो. ओवर द यूनियन बिल्डिंग, किसके ऊपर से निकले? यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स. तो ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं था, या डिस्प्ले नहीं था कि मिलिट्री मतलब सिर्फ अपना दिखावा कर रही हो, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मिलिट्री लॉयल्टी. जबकि ये डेमोन्स्ट्रेशन था, मिलिट्री अपनी लॉयल्टी दिखा रही थी टू डेमोक्रेसी. मिलिट्री भी अपनी लॉयल्टी दिखा रही थी किसकी तरफ? डेमोक्रेसी की तरफ, लोकतंत्र की तरफ. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली
इलेक्टेड। उस गवर्नमेंट की तरफ अपनी लॉयल्टी दिखा रही थी जो आज़ादी से और बिल्कुल न्याय के साथ चुनी गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals। यानी कि जो वो कह रहे हैं कि only moments before, थोड़ी ही देर पहले जो हाईएस्ट जनरल थे, यानी सेना के जो सबसे ऊंची पदों पर थे, ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस फोर्स और डिफेंस के, देयर चेस्ट, उनकी जो छातियां थी, बी डेक्ड विथ रिबन्स, सजे हुए थे रिबन्स से, बी डेक्ड मतलब सजा होना, रिबन्स से एंड मेडल्स से, फ्रॉम डेज गॉन बाय, मतलब उनके जो छाती पर, जैसे आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े सेना अध्यक्ष होते हैं या सेना में जो अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, तो उनके आपने देखा होगा बैचेस लगे होते हैं यहाँ पे ना, बहुत सारे बैचेस होते हैं और अलग अलग प्रकार के तमगे जिन्हें हम बोलते हैं, एक्चुअली उन्हीं की बात हो रही है, मेडल्स की बात हो रही है, सजे हुए थे। सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, उन्होंने मेरी तरफ देख करके सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट so many years before they would not have saluted but arrested me। वो कह रहे हैं कि मेरा दिमाग में से अभी ये बात निकली नहीं थी। I was not unmindful of the fact, इस फैक्ट से, इस बात से, that not so many years, बहुत साल पहले नहीं बल्कि अभी, before they would not have saluted but arrested me, अगर थोड़े समय पहले की बात होती तो ये मुझे कभी सैल्यूट नहीं करती, ये मुझे अरेस्ट कर लेते। Finally a chevron of Impala jets lift a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। थोड़ी देर बाद जो है एक जेट निकला, जो चेवरन ऑफ एम्पाला उन्होंने नाम रखा उसका, तो वो वहाँ से चेवरन बोलते हैं। वैसे एक पैटर्न को ना, ये लिखा हुआ देखिए, पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, जो इस तरह के शेप में होता है, वी के शेप में होता है, उसे शेवरन बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं शेवरन ऑफ एम्पाला गेट्स लेफ्ट स्मोक, और जेट्स लेफ्ट स्मोक, धुआं छोड़ा, ट्रेल ऑफ द ब्लैक, उसके पीछे जो ट्रेल थी वो कैसी थी, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, वो नया साउथ अफ्रीका का झंडा था। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। तो भाई मुझे सिम्बलाइज करके, डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, वो दिन सिम्बलाइज किया गया मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स, उस दिन वहाँ पे दो नेशनल एंथम बजाए गए, एंड द विजन फॉर वाइट सिंगिंग, और वाइट सिंगिंग के भी वो नकोसी, सिखेले, ई अफ्रीका, ये लैंग्वेज है वहाँ का, एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो वहाँ के काले लोग थे या ब्लैक पीपल थे, उनका भी एक जो सॉन्ग हुआ करता था डायस्टेम, वो भी बजाया गया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये रिपब्लिक का बहुत पुराना एंथम था। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, जो ये सॉन्ग के लिरिक्स थे, तो वहाँ पर बैठे हुए लोग शायद इसका मतलब ना जाने। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart, ये जल्दी ही जान लेंगे अपने हृदय से इसका अर्थ। On the day of the inauguration, और inauguration वाले दिन, I was overwhelmed with a sense of history, मैं मतलब डूबा हुआ था हिस्ट्री के सेंस में, in the first decade of the 20th century, यानी 20वीं सदी के पहले दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer war, वो बोल रहे हैं कि कुछ ही समय निकला था, एक बहुत बुरा युद्ध हुआ था, बिटर बहुत मतलब कड़वा या बुरा युद्ध हुआ था, एंग्लो बोर यानी एंग्लो यानी इंग्लिश लोगों का, और बोर एक जाति हुआ करती थी अफ्रीका में, वॉर, उनका वॉर हुआ था, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, मेरे जन्म से पहले और इस वॉर के बाद की बात है। द वाइट स्किन पीपल्स, जो सफ़ेद चमड़ी के लोग थे, ऑफ साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन। मतलब उन जो गोरे लोग थे उन्होंने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम खड़ा किया उन्होंने, एक किसके अगेंस्ट खड़ा किया, वो डार्क स्किन पीपल्स के अगेंस्ट खड़ा किया,
और किसकी डोमिनेंसी रखी? अपनी डोमिनेंसी रखी ऑफ देयर ऑन लैंड। और ये कहाँ पर उन्होंने डोमिनेशन कर रहे हैं? वो ब्लैक पीपल के लोग देश में ही कर रहे हैं वो। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और जो ये सबसे पहले जो काम किया 20वीं सदी के पहले दशक में, तो इस काम ने, यानी जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था वहाँ के जो एंग्लो थे उन लोगों ने काले लोगों के अगेंस्ट में, तो ये सिस्टम नींव बना किस चीज़ का? दुनिया के सबसे बदतर सिस्टम की नींव बनाई, सबसे बुरे सबसे कठिन सिस्टम की, और मोस्ट इनह्यूमेन यानी कि अमानवीयता की सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। दुनिया में जितनी भी सोसाइटी हुई होंगी उन सब सोसाइटीज में से ये सबसे बदतर, सबसे कठिन और सबसे अमानवीय सिस्टम की नींव बना। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी के आखिरी दशक में, एंड माई ऑन 8th डिकेड, और मेरे खुद 80वां साल यानी 8 दशक के बाद, एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन, और वो सिस्टम had been overturned forever, हमेशा के लिए हटा दिया गया, and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples। ये बोल रहे हैं वो सिस्टम हमेशा के लिए हटा दिया गया और उसकी जगह क्या आया? ऐसा सिस्टम आया जो लोगों के राइट्स यानी अधिकार और फ्रीडम को वैल्यू देता है, regardless of their color of their skin। और इस बात की परवाह नहीं करता कि वो कैसे हैं, काले हैं कि गोरे हैं, उनकी स्किन का कलर क्या है, इस बात की परवाह नहीं करता। ऐसा सिस्टम हमने अब लगाया है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। ये दिन जो आया है, ये जो आज दिन वो देख रहे हैं, वो जो दिन आया है वो ऐसे नहीं आया। अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस हुए हैं, अकल्पनीय सेक्रीफाइस किए गए, बलिदान दिए गए। ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे लाखों लोगों ने। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। इतना जो उन लोगों ने किया, उनका दुख, उनका दर्द, उनका साहस, इतना साहस कि जो कभी ना तो गिना जा सकता है, ना ही उसको चुकाया जा सकता है उसके बदले में कुछ। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं अक्सर दूसरे दिनों में किया करता था, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मुझे लगता था कि जैसे कि मैं उन सब का इकट्ठा एक सम हूं, यानी जितने भी लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है अब तक आज़ादी के लिए, मैं उन सब का मिला हुआ एक सम हूं, एक मतलब जोड़ हूं उन सब का, योग हूं मैं उन सब का। That long and noble line ended and now began अगेन विथ मी। और वो इतनी जो कुलीन लोग थे जो इस आज़ादी के लिए मर गए, भले वो उनकी लाइफ के साथ एंड हो गया, लेकिन जैसे ही आज मतलब अब वो शपथ ले रहे हैं, एक नया सिस्टम बना है, तो आखिर उनका सपना पूरा हुआ ना, तो वो मेरे साथ फिर से स्टार्ट हो गई वही लाइन। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। मुझे दुख है इस बात का, बहुत दुख है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद तक नहीं दे सकता। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सैक्रिफाइसेस हैड wrath। वो ये भी नहीं देख सकते कि उनका जो सेक्रीफाइस यानी जो बलिदान थे, आखिर वो क्या रंग लाया या क्या उनको इसके बदले में मिला। द पॉलिसी ऑफ, देखो यहाँ पे रॉथ, ये जो वर्ड है ना रॉथ, इसको रॉथ भी पढ़ते हैं और रॉस भी पढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं फॉर्मल वर्ड, डन अचीव्ड, जो भी अचीव हुआ यानी जो भी मिला उससे, किससे? सेक्रीफाइसेस से। तो वो आज देखने लायक नहीं है, चूंकि वो तो मर गए हैं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound। वो कह रहे हैं कि जो रंग भेद के, अपार्थाइड मतलब होता है रंग भेद की नीति, तो जो नस्ल भेद या रंग भेद हम कह सकते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक इतना गहरा घाव बना दिया इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मुझ पर, मेरे देश पर, मेरे लोगों पर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी ने बहुत लंबा अरसा निकालेंगे, हम बहुत लंबे समय तक निकालेंगे। इफ नॉट जनरेशंस, अगर जनरेशन में नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, हो सकता है कि जनरेशन लग जाएं इस घाव को भरने में। अनइंटेंडेड इफेक्ट
अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस्ड द, अब ये बता रहे हैं कि उनके साथ कौन कौन लोग थे जिनके कारण ये सब हासिल हो पाया। तो देखो इनके नाम ले रहे हैं वो, ऑलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिसिलुस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्राम फिशर, द रॉबर्ट सोबुक्वेस ऑफ आवर टाइम। ये उस टाइम के लोग हैं जिन लोगों ने इफेक्ट, इतना प्रभाव डाला और ये कानून ऐसा बन पाया और ये आज़ाद हुए ब्लैक पीपल। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं किस तरह की परेशानियों से वो गुजरा करते थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ये लोग ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज के साथ थे, मतलब अविश्वसनीय साहस, इतना साहस था इन लोगों के अंदर कि जिसको देखने के बाद विश्वास ही नहीं होता कि एक मनुष्य के अंदर इतना साहस आखिर कैसे आ सकता है। विजडम, चतुराई एंड जेनरोसिटी, और मानवता या दया से भरा हुआ मानवीय व्यवहार, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और हो सकता है कि इस तरह के लोग दोबारा ना मिलें। परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स। वो कह रहे हैं शायद हो सकता है कि इस तरह के प्रेशर, मतलब जो प्रेशर उनके ऊपर था, इतने प्रेशर के बाद ही इतने महान लोग बनते हैं। माई कंट्री इज रिच, मेरी जो कंट्री है वो क्या है, रिच है, इन द मिनरल्स एंड जेम्स, किस चीज़ में, खनिज में और जेम्स में। जेम्स बोलते हैं हम रत्नों को, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि ज़मीन के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, पर मैं हमेशा से यही जानता हूँ कि यहाँ की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो है यहाँ के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्यूरेस्ट डायमंड, इतने बेहतर और इतने मतलब शुद्ध, एक शुद्ध डायमंड से भी ज्यादा सच्चे। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये किससे करेज मिला हमें, उन कॉमरेड से। अच्छा, कॉमरेड जो वर्ड आया इसको जरा समझ लीजिए। कॉमरेड असल में ये टर्म चली थी जब कम्युनिज्म अपने पीक पर था, तो उस टाइम पे जो सहयोगी होते थे ना, काम मतलब जो आंदोलन चलाते थे, तो उन्हें कॉमरेड्स बोलते थे। तो यहाँ पर भी ये वर्ड नेल्सन मंडेला ने यूज़ किया। जाहिर है कोई भी समय की जो वोकेब होती है उससे बच नहीं पाता, हालांकि आज जो कॉमरेड्स वर्ड है ये इतना बढ़िया नहीं माना जाता। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। उन कॉमरेड्स के स्ट्रगल से मैंने सीखा करेज का मीनिंग। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने बार बार देखा कि लोग, आदमी और औरत सभी मिलकर के रिस्क ले रहे हैं और अपनी लाइफ तक दांव पे लगा दे रहे हैं एक आइडिया के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मतलब उसको इतना टॉर्चर करने के बाद भी वो उठकर खड़ा हो गया। शोविंग अ स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ, शक्ति दिखा रहा है। एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, इतना रेजिलेंस है कि जो हमारी इमेजिनेशन के भी पार निकल जाता है। यानी इतना करेज कहाँ से आता है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने सीखा कि बिना डर के ये करेज आना संभव ही नहीं है। क्या लिखा हुआ, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड, मतलब बहादुर व्यक्ति वो नहीं इसको डर ना लगे, बल्कि वो बहादुर व्यक्ति होता है जो उस डर को जीते। बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, यहां पे लिखा हुआ ना कि वो बहादुर है जो डर को जीत ले। कॉन्कर मतलब जीतना। नो वन इज बोर्न हेटिंग another person because of the color of his skin, कोई भी जन्म के साथ किसी से नफरत करना नहीं सीखता उसके रंग के आधार पे, और इस बैकग्राउंड, ना कि उसके बैकग्राउंड के आधार पे, और इस रिलीजन, ना कि उसके पंथ के आधार पे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल को सिखाया जाता है नफरत करना। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें लव करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, और जो प्यार है वो मनुष्य के हृदय में
प्राकृतिक रूप से होता है देन इट्स अपोजिट, यानी हेट से ज़्यादा प्यार होता है हृदय में। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, अपने बद से बदतर समय यानी भयावह समय में जब जब जेल में था मैं, मुझे याद है, वो नेल्सन मंडेला कहते हैं, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी जब हमारे मैं और मेरे साथी जो कॉमरेड्स थे, जब हमें हमारी लिमिट्स के भी आगे पुश कर दिया था। पुश टू लिमिट्स का मतलब ये हुआ कि आखिरी सीमा देखते थे वो कितना दर्द सहन कर सकते हैं ये। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने देखी ह्यूमैनिटी देखी, ग्लिम बोलते हैं ना, चमक के निकलना ना, तो ग्लिमर of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, थोड़े से सेकंड के लिए, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. यानी वो बोल रहा है कि इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है ना, इसको आप कभी भी निकाल के नहीं फेंक सकते, छिपा तो सकते हो, हाइड तो कर सकते हो, पर उसको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। तो जब कोई गार्ड उनको प्रताड़ित कर रहा होगा वहाँ जेल में, तो जब उनको उनकी दर्द के बाहर लेकर गया होगा मारते पीटते, तो एक समय नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैंने उस गार्ड की आंखों में भी दया देख ली थी, पर वो तत्काल गायब हो गई। तो ये वो कह रहे हैं कि हर इंसान के अंदर दया का भाव होता ही है। अब आगे वो कह रहे हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, कि जिंदगी में हर इंसान के पास में दो कर्तव्य होते हैं, जुड़वा कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। कर्तव्य अपनी फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी बीवी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। और दूसरा जो कर्तव्य, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, वो ऑब्लिगेशन उसके पीपल के लिए, कर्तव्य उसके लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के लिए, हिज कंट्री, उसके देश के लिए, इन अ सिविल एंड ह्यूमेन in a society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. वो कह रहे हैं कि जो सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके दो मूल कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य जो है वो उसकी फैमिली के लिए होता है और दूसरा उसके देश के लिए होता है। और हर इंसान, कोई भी इंसान हो, वो दोनों कर्तव्यों को आसानी से पूरा कर सकता है। अब वो बता रहे हैं कैसे। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन। अगर वो अपना दृढ़ निश्चय कर ले एंड एबिलिटीज़ को पहचान ले तो वो ज़रूर उन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, पर साउथ अफ्रीका की कंट्री में, साउथ अफ्रीकन कंट्री जैसी, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। वो कह रहा है कि लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में मेरे स्किन के साथ, यानी काला होकर के इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना बहुत कठिन काम है, इम्पॉसिबल बोल रहे हैं वो। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड। यानी कि वहाँ तो अफ्रीका में इस तरह पैदा होना ही, इस कलर के साथ जीने में ही आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, आइसोलेट कर देंगे लोग आपको। आइसोलेट मतलब एक तरफ, अलग थलग। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल। अगर साउथ अफ्रीका में मेरी तरह के किसी इंसान ने ड्यूटी पूरी करने की कोशिश करी अपने लोगों के प्रति, वॉज इनएविटेबली, उसको दूर कर दिया जाएगा, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, यानी उसकी फैमिली से उसको काट छांट के अलग कर दिया जाएगा, एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स, उसके घर से भी अलग कर दिया जाएगा और उस पर दबाव डाला जाएगा, एंड वॉज फोर्स किया जाता था टू लिव अ लाइफ अपार्ट। अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति इस तरह कर्तव्य पूरे करने की कोशिश करता था तो उसको उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, यहाँ तक कि सोसाइटी से दूर कर दिया जाता था और उसको मजबूर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता था ताकि वो बिल्कुल अलग थलग जीवन जिए। फोर्सफुल यहाँ पे यूज किया ना उन्होंने। अपार्ट अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। वो कह रहे हैं कि शुरुआत में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी फैमिली को अपने लोगों से, मतलब अपनी फैमिली, देश के लोगों को फैमिली के ऊपर रखूँगा या फैमिली से ऊपर समझूंगा। बट इन अटेम्प्टिंग
टू सर्व माई पीपल। और जब मैं अपने लोगों को सर्व कर रहा था, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन। तो मुझे समझ में आया कि ये कुछ अलग नहीं है, मैं ठीक वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मैं अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए जो काम करता, वैसे ही अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। तो वैसे ही मुझे महसूस हो रहा था, एक पुत्र की तरह, अ ब्रदर एक भाई की तरह, अ फादर एक पिता की तरह, एंड अ हस्बैंड एक वाइफ की तरह, एक पति की तरह। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री। भाई मैं आज़ादी के लिए भूख लेके पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो बल्कि आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरीके से फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ने के लिए, नियर माई मदर्स हट, अपने घर के माँ के घर के पास में। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और मैं उस नदी में भी तैरने के लिए फ्री था जो मेरे गांव से निकलती है। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और अपना खाना पकाने के लिए, रोस्ट करने के लिए। और कहाँ पर, मतलब वो कह रहे हैं रात में जब आसमान में तारे हों तब। और अब जो बुल्स जो भागते हैं उनके ऊपर बैठ के राइड करके, मैं उसके लिए भी फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मैंने अपने पिता को ओबे किया। आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड, और उस सिस्टम को, कस्टम को भी ओबे किया जो मेरे ट्राइब का था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे कोई परेशानी नहीं थी इंसानों के और भगवानों के किसी लॉ से। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, जो मुझे बाद में पता चला कि जो मेरे बचपन की आज़ादी है ये तो सिर्फ एक भ्रम है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं एक यंग मैन हुआ तो मुझे पता चला that my freedom had already been taken from me, मेरी आज़ादी तो पहले से ही कोई ले चुका। that I began to hunger for it, तब मुझे आज़ादी की भूख लगी। at first as a student I wanted freedom only for myself, मुझे सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहिए थी as a student। the transitory freedoms of being able to stay out at night, एक ऐसी फ्रीडम जो बाहर रात में रुकने के लिए, रीड वॉट आई प्लीज्ड, जो भी मैं चाहूँ पढ़ना, जिससे मुझे आनंद मिले, वो पढ़ने की आज़ादी। एंड गो वेयर आई चूज, चाहे जहाँ जाऊँ उसकी आज़ादी। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मतलब उन्होंने फिर जब वो जॉन्सबर्ग गए तो वहाँ उन्होंने सीखा किस तरीके से मतलब अर्न करना है अपनी पोटेंशियल पावर को, ऑनरेबल फ्रीडम को। समझ में आया उन्हें कि यार ये उनका हिस्सा है जीवन का। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, यानी कि इस चीज़ की भी आज़ादी, जब कमाने की, शादी करने की, अपनी फैमिली बनाने की। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कभी भी कोई फ्रीडम ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती एक लॉफुल लाइफ से, यानी जो नियम कानून से भरी हुई जिंदगी होगी उससे कभी भी ये फ्रीडम ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होती। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मुझे बाद में पता चला कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स माई सिस्टर्स वर नॉट फ्री, ना तो मेरे भाई फ्री है ना मेरी बहनें फ्री हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, मतलब मेरी ही फ्रीडम नहीं है जिसको सिर्फ नकारा गया है, बल्कि but the freedom of everyone, सभी की फ्रीडम को नकारा गया है। who looked like I did, जो मेरी तरह दिखते हैं उन सभी की फ्रीडम को नकार दिया गया है। but the freedom of everyone who looked like I did, that is when I joined the African National Congress, इसीलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। ठीक है। एंड व्हाट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम, और जबकि जो मेरी आज़ादी की जो भूख थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल, अब वो क्या बन गई, सिर्फ मेरी आज़ादी तक की भूख नहीं रही है वो, अब वो मेरे लोगों की भी आज़ादी के लिए भूख बन गई, आज़ादी की भूख बन गई ऑफ माई पीपल। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। ये बोल रहे हैं कि बस इतनी तो इच्छा थी कि मेरे जो लोग हैं
वो भी जिए बिल्कुल सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, है ना। तो यही हमारी भी इच्छा थी, मेरी लाइफ का ये एम बन गया ये। दैट ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। कानून को मानने वाले व्यक्ति को उन्होंने क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न द फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन। उन्होंने फैमिली लविंग हस्बैंड को सिर्फ एक इंसान बना दिया, विदाउट अ होम, बिना घर का इंसान। दैट फोर्स अ लाइफ लिविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। एक ऐसे इंसान को साधु बनने मजबूर कर दिया जो कि परिवार के साथ रहना पसंद करता था। लाइफ लिविंग मैन लाइक अ मॉन्क। आई एम नो मोर वर्च्यूज और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। वो कह रहे हैं कि भाई मैं भी कोई बहुत बड़ी वर्च्यू नहीं हूँ। असल में इतनी बात मुझे समझ में आ गई थी कि अगर सिर्फ मुझे ही फ्रीडम मिलती है तो वो किसी काम की नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर वो बोल रहे हैं कि बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय, मैं सिर्फ उतनी सी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता। द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मैंने बिल्कुल अलाउ नहीं किया अपने आप को कि मैं भी इंजॉय करूँ फ्रीडम को, जो कुछ मुझे मिली है, जब तक कि मेरे लोग जो हैं वो फ्री नहीं हैं। I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. Freedom कैसी होती है? Indivisible होती है, उसे डिवाइड नहीं कर सकते। The chains on any one of my people were the chains on all of them. अगर किसी एक इंसान पर कड़ियाँ हैं तो वो पूरी की पूरी उस कम्युनिटी पे कड़ियाँ हैं। The chains on all of my people, और अगर वो मेरी सभी कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी पे कड़ियाँ हैं, were the chains on me, तो वो मुझ पर भी कड़ी लगी हुई है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि जो दबाने वाला होता है वो ठीक दबने वाले के तरह ही आज़ाद होना चाहता है, यानी उसे भी आज़ादी की ज़रूरत होती है। जिस पे शोषण किया जा रहा है और जो शोषण कर रहा है, दोनों को आज़ादी की ज़रूरत है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है वो भी एक कैदी की तरह ही है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज। वो बोल रहा है कि अगर हम इतना सोचें कि उसको भी जेल के अंदर बंद कर दें तो ये कैसा होगा? ये मतलब प्रिजुडाइज करना होगा ना कायदे में। प्रिजुडाइज मतलब होता है बिना किसी कारण से किसी को नफरत करना, नापसंद करना। तो ये बोल रहे हैं कि प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस, ये कैसी माइंडनेस होगी? संकुचित विचारधारा होगी ये। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं सही में फ्री नहीं हूँ जब तक कि मैं दूसरे की फ्रीडम छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। मुझे जैसे पक्का पता है कि मैं तब भी फ्री नहीं हूँ जब मेरी फ्रीडम छीन ली जाए। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर alike are robbed of their humanity। यानी जो देखें, इस बात को समझे, बड़ी गहरी बात है ये बोल रहे हैं कि दोनों की ही मानवता लुटी हुई होती है। यानी जिसको ऑपरेस किया जा रहा है, यानी जिस पर शोषण किया जा रहा है, तो उसकी तो मानवता वैसी ही गई हुई है बेचारे की। और जो शोषण कर रहा है तो शोषण कब कर रहा है? जब उसकी मानवता है ही नहीं। आई बात समझ में? ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अभी यहाँ पर इस चैप्टर का एंड होता है, इसके बाद इसकी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी हम चैनल पर डाल देंगे। अभी के लिए अलविदा।